फिर से मैं बोल रहा हूं, आई एम सेइंग जब आप आंसर लिखना चालू करेंगे, सबसे पहला का जितना भी क्वेश्चंस क्वेश्चन पेपर के अंदर है, जितना भी विथ मार्क्स, आप इनको कॉपी करके वर्ड प्रोसेसर में पेस्ट कर दीजिए। उनका साइजिंग वगैरह हम बाद में करेंगे, अरेंजमेंट वगैरह वगैरह जो भी करना है वी विल डू लेटर, बट पहले हम क्वेश्चन को कॉपी कर देते हैं। कर दिया हमने क्वेश्चन को कॉपी। ये क्वेश्चन को हमने यहां कॉपी कर दिया, यानी कि अब मेरे को ये तीनों को अलग अलग खोलना नहीं पड़ेगा, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी कॉपी पेस्टेड ऑल इंटायर क्वेश्चंस इन माय सीट, जिससे कि मेरे को बहुत ज्यादा ओपनिंग नहीं करना पड़ेगा। अब क्वेश्चंस को पढ़ना चालू किए। ये टास्क 1 है आपका, इसके ऊपर लिखा नहीं गया। इट इज नॉट दैट यू नीड टू राइट द आंसर फॉर फर्स्ट टास्क पहले, वो नहीं है, लेकिन आप जब कॉपी पेस्ट किए तो आप आंसर में पहले पहला का ही लिखेंगे। मान लीजिए आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन रीडिंग दिस वन, आई एम इंटरेस्टेड इन गोइंग इन टू टास्क 2 फर्स्ट या टास्क 3 फर्स्ट, आप पहले उसमें चला जाइए, कोई बात नहीं है। लेकिन आप आंसर में पेस्ट कर दिए, देन इन दैट केस यू विल बी राइटिंग द आंसर्स इन द ऑर्डर। ठीक है, आपको लिखना किसका आंसर है दैट्स अपॉन यू। सपोज टास्क 1 हम लोग रीड करना चालू किए, थोड़ा सा साइज को बढ़ा दिया मैंने। ठीक है, टास्क 1, TT4U चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इज कंसर्न्ड अबाउट द पॉसिबिलिटी दैट मेजर कॉन्ट्रैक्ट्स विल नॉट बी वन और रीन्यूड एंड वुड लाइक योर व्यूज ऑन व्हाट द मेन रिस्क आर फॉर TT4U। TT4U Chief Executive CEO is concerned about the possibility that major contracts will not be won or renewed and would like your views on what the main risks are for T4U. Prepare briefing notes for your board which analyze the main risk which threaten TT4U being awarded new contracts and retaining current contracts. आपको 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन, आपको 8 मार्क्स यहां से हटाना है, हटा दीजिए। ठीक है, प्रोफेशनल स्किल मार्क्स आर अवेलेबल फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग आंसरिंग स्किल्स इन एस्टेब्लिशिंग द रिस्क रिलेटिंग टू TT4U। प्रोफेशनल मार्क्स आपको अलग से मिलेगा 2 नंबर, अगर आप रिस्क को प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर पाएंगे, डेमोन्स्ट्रेटिंग एनालाइजिंग रिस्क प्रॉपरली। ठीक है, यानी कि दिस क्वेश्चन इज रिलेटिंग टू रिस्क दैट वी विल लूज आवर existing clients or we will not be able to attract new clients। क्वेश्चन ये है, रिस्क विच थ्रेटन बीइंग अवॉर्डेड मोर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिटेनिंग एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स। वो रिस्क को आपको एनालाइज करना है, और आप अगर रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे, डेमोन्स्ट्रेट करेंगे प्रॉपरली, 2 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आया जिसको इन्होंने बी बोला है, at the recent directors meeting the information technology proposed that TT4U develop new services in relation to the internet of things। recent directors board meeting में बोला गया, the service director proposed that TT4U should focus on winning more government sector work। ITD ने बोला था कि हम लोगों को इंटरनेट ऑफ थिंग्स में जाना चाहिए, सर SD ने बोला था हम लोगों को गवर्नमेंट के काम में जाना चाहिए। The chief executive officer wants your report to include consideration of these 2 strategic options। तो आपको बताना है कि इन दोनों में से किस में जाना चाहिए। Prepare a section of your report which evaluates the 2 strategic options by the directors। दोनों चीज को आपको इवेल्युएट करना है, और उसका प्रोफेशनल मार्क्स अलग से है, आर अवेलेबल फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग स्किल्स इन using professional judgment to objective appraise the 2 strategic options proposed by the directors।
यानी कि ये दूसरा क्वेश्चन था टास्क 1 के अंदर, विच इज रिलेटेड विथ कि द टू ऑप्शंस, टेक्निकली उसको माने इवेल्युएट करना है कौन से ऑप्शन में जाना चाहिए. प्रिपेयर ए सेक्शन ऑफ योर रिपोर्ट विच इवेल्युएट्स द टू स्ट्रेटेजिक ऑप्शन proposed by the directors. Then TT4U Chief Executive Officer would like to have an independent external view on what was discussed at the meeting about the threatening letter. In particular, the doubts the view of the marketing director that TT4U can simply rely on its data control. She is also uncertain whether TT4U should disclose nothing to relax investments as the managing director suggested. Prepare a confidential email for the chief executive officer which advises on the action which TT4U can take to ensure that the controls on the confidentiality of data operate effectively, and discuss the risk and ethical issues relating to the communication, the threat to the client risk investments. मतलब आपको एक मेल बनाकर देना है सीईओ को जो एडवाइस करेगा ऑन द एक्शंस विच TT4U कैन टेक टू इंश्योर द कंट्रोल्स ऑन द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डेटा ऑपरेट इफेक्टिवली, and discuss the risk and ethical issues relating to communicating the threat to the client. अगर ये थ्रेट हम क्लाइंट को बताते हैं तो उसका प्रॉब्लम क्या है, आपको ये बोला है कि आपको ये लिखना है. प्रोफेशनल मार्क्स आर अवेलेबल फॉर स्केप्टिसिज्म एंड चैलेंजिंग द व्यूज ऑफ द मार्केटिंग डायरेक्टर. स्केप्टिसिज्म, एवरीथिंग शुड नॉट बी एक्सेप्टेड ऑन फेस वैल्यू. टास्क 2 में गए. टास्क 2 के अंदर ए, फिर उसके बाद प्रोफेशनल मार्क्स, फिर बी, फिर उसके बाद प्रोफेशनल मार्क्स. टास्क 3 में गए. टास्क 3 में गए, उसके अंदर ए, बी, प्रोफेशनल मार्क्स अलग से, फिर उसके बाद नया स्टोरी के बेसिस पे सी, एंड देन प्रोफेशनल मार्क्स. एंड देन दिस इज 100 मार्क्स. नाउ मैं और नीचे रीड नहीं कर रहा. एक बार आपको एग्जाम में इसको भी एक बार 10 मिनट की भाई आप कौन सा आंसर पहले लिखना चाहते हो. अकॉर्डिंग टू मी यहां पर ऐसा कुछ नहीं है कि यू विल बी एबल टू राइट दिस वन वेरी वेल फैंटास्टिक एज कंपेयर टू अदर्स. ऐसा मेरे को चांसेस कम ही लग रहा है. सभी आंसर अपने आप में अलग अलग है, सबके बारे में सोच सोच कर लिखना है. तो इसीलिए ऐसा कुछ प्रायोरिटी नहीं है कि पहले इसका आंसर लिखे या उसका लिखे. मे बी आई पर्सनली मैं थोड़ा सा स्ट्रांग हूं कि अगर कोई क्वेश्चन, कोई कैपिटल बजटिंग वाला जो क्वेश्चन था ना, टास्क 1, टास्क 2, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, मैं अगर होऊंगा एग्जाम में तो मैं पहले इसको लिखूंगा. बट नॉट वेस्टिंग टाइम. टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम का मैनेजमेंट चालू रखना चाहिए. तो मैं पहले इसको लिखूंगा. The assistant to the finance director has prepared a summary of investment appraisal of the planned development of TT4U cloud-based services. The chief executive officer has given you a summary of analysis which has been prepared as she is unsure whether it is satisfactory. She also wants you to brief the board on how the new services should be e-marked. The chief executive has given you a summary of the analysis which have been prepared as she is unsure whether it is satisfactory. She also wants you to brief the board on how the new service should be e-marketed. Prepare a section, मतलब आपको 2 बात बोला गया है. There are 2 focus you need to do. Prepare a section of your report which critically evaluates the investment appraisal produced by the finance director assistant. Professional skill marks are available for demonstrating skepticism skills
in questioning the investment appraisal prepared by the finance director assistant. तो आपको एक रिपोर्ट बनाना है, रिपोर्ट to the CEO from सबटल या जो भी नाम है, फ्रॉम सबटल सब्जेक्ट relating to appraisal of planned investment in cloud-based service. Planned investment in cloud-based सर्विस. इसको यहां से भी कॉपी पेस्ट कर सकते थे, थोड़ा जल्दी हो जाता. प्लान्ड डेवलपमेंट ऑफ T4U क्लाउड बेस्ड सर्विस, इसको यहां से जल्दी से कॉपी पेस्ट कर लेते, नो प्रॉब्लम. सबसे पहले इंट्रोडक्शन में फॉर द ग्रोथ ऑफ T4U we are thinking of increasing our investment in cloud service project. The NPV is positive and calculation done by finance team, but to decide about the project we should analyze following factors. Because question specifically है क्या? The chief executive officer prepare a summary of investment appraisal of planned development of cloud service. The chief executive officer has given you a summary of the analysis which has been prepared as she is unsure whether it is satisfactory. She also wants you to brief the board on how the new service should be marketed. In 8 marks, you need to write 2 things. That the report which is prepared, why that there is a confusion in the report or maybe unsatisfactory things are there. And also if we want to go for cloud service, how the new service should be marketed, how we will be doing the marketing. While writing, they are questioning on skepticism. Skepticism means what? Don't accept anything on face value. Don't accept anything, something is given to you in a document or something is told to you. You need to raise your question, you need to raise your concern. So अगर हम लोग ये सोच कर लिखें the following factors. अब आपको ABCD 1 2 3 4 लिखना है, लिखिए, but I am not concerned. The first factor is estimation of revenue. The second factor, estimation of cost. The third factor, estimation of discount rate. The fourth factor, because एनपीवी वगैरह कैसे निकला, सेल्स, कॉस्ट, डिस्काउंट रेट, इनसे प्रेजेंट वैल्यू लाकर लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, सेंसिटिविटी एंड
मार्केटिंग, क्या लैंग्वेज उन्होंने यूज किया है, हाउ न्यू सर्विस शुड बी मार्केटेड, मार्केटिंग ऑफ न्यू सर्विस। ठीक है, हमने ब्रॉडर पॉइंट बना लिया। ब्रॉडर पॉइंट बनाकर इसको एक्सप्लेन करना चालू किया। एस्टिमेशन ऑफ रेवेन्यू। सो जैसा कि हम लोग देखे थे, मान लीजिए आप यहां पर भूल गए, आप वो खोल लीजिए यहां पर, यू ओपन दिस, और आप इसके ऊपर जो आपका वर्ड प्रोसेसर है वो भी खोल लीजिए। थोड़ा सा इसको ऐसे कर दीजिए, यू एडजस्ट दिस लाइक दिस। और वो जो एडजस्ट, अगर आपको लगता है कि यू विल बी एबल टू फॉरगेट, तो आप आंसर जब शुरू में क्वेश्चंस पढ़ रहे थे, आप सबके सामने रेलेवेंट एग्जिबिट का नंबर लिख दीजिए, एग्जिबिट 1, एग्जिबिट 2, तो दिस इज लास्ट एग्जिबिट रिलेटेड। तो मैंने लास्ट एग्जिबिट ऊपर खोल कर रखा है, दोनों को चेंज करते रहेंगे जब जो जरूरत होएगा, ऐसे फटाफट। दोनों विंडो आपका एक साथ खुला हुआ है, जो जरूरत है आप उसको खोल लीजिएगा। तो एस्टिमेशन ऑफ रेवेन्यू अगर हम खोलते हैं तो इसमें दिख रहा है कि रेवेन्यू कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, और इसके ऊपर पॉइंट नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, सेल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन मार्केट, क्लाइंट सर्विस एंड प्राइसेस। मतलब सेल्स बढ़ रहा क्यों है प्रोजेक्ट में, हम लोग मान रहे हैं मार्केट बढ़ेगा, क्लाइंट बढ़ेगा, प्राइसेस बढ़ेगा, इसलिए बढ़ रहा है। लेकिन उसका कोई लॉजिक है कि बस मन से सोच लिए बढ़ेगा, ऐसे कैसे बोले। इट इज एस्टिमेटेड दैट सेल्स रेवेन्यू विल continuously goes up during the life of the project due to, आप उसको कॉपी पेस्ट मार दीजिए यहां से, so that you can save some time, you can increase the length of your answer. It is estimated that sales revenue will continuously goes up during the life of the project due to expected increase in market, clients, services and prices. But there is no reason why and how this will happen. We cannot rely on the past, as this is going to be a new service and we don't have expertise in this area. So sales revenue should be estimated with more logic and reasoning to decide about acceptance of the project. You need to understand already skepticism cover हो रहा है already अपने आप, because the figures which are given, you are not accepting the figures just on the basis it is given. You are raising your concern कि आपका concern क्या है. अब मान लीजिए कोई जन आंसर में लिखता है कि सेल्स रेवेन्यू का फिगर्स को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन ये नहीं लिख पाता कि भाई क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे, क्या करना चाहिए. तो फिर हम कंसल्टेंट कैसे बने? नहीं बने ना. आपको लगता है कि आप इन सब के बारे में इतना नहीं लिख पाओगे, टाइम नहीं है, पॉइंट एक उड़ा दो ना, क्या कोई जबरदस्ती है क्या. लेकिन नॉट दैट कि इफ दिस इज 8 मार्क्स क्वेश्चन तो 8 into 2.2 अराउंड 16-18 मिनट्स,
तो आप 16, 18 मिनट्स, 20 मिनट्स से ज्यादा इसमें नहीं दोगे, नहीं दे सकते आप। क्वेश्चन का मार्किंग के अनुसार टाइम अलॉट करना है और पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर करके बताना है। जब वो लोग मॉडल आंसर में आंसर लिख रहे हैं, दे आर नॉट राइटिंग रोमन 1, रोमन 2, ABCD, दे आर राइटिंग आंसर्स प्योर प्रॉपर पैराग्राफ फॉर्मेट। पैराग्राफ के ऊपर हेडिंग है और हेडिंग के नीचे उसका एक्सप्लेनेशन है, वैसे आंसर लिखा हुआ है। स्टार्टिंग में अगर आप वो क्वेश्चन का आंसर करोगे जो आपको थोड़ा ज्यादा बढ़िया से आता है, यू फील मोर कंफर्टेबल, तो आपका माने रिदम एग्जाम में बन जाएगा। तो आप डिसाइड कर लीजिए कि टास्क 1, 2, 3, 4 में से कौन सा आंसर से आपको चालू करना है, और उस आंसर को पहले लिखिए टाइम बचाकर। व्हेन यू नो दिस देन यू नीड टू सेव टाइम, जिससे कि दूसरा जगह जहां नहीं मालूम है वहां पर अपने दिमाग लगाएंगे। मान लीजिए लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, दे हैव गिवन लाइफ 4 years ऑल्सो, 10 years ऑल्सो। तो लाइफ 4 year 10 year दो कैसे, ये क्या है यार? प्रोजेक्ट 4 साल का है कि 10 साल का है? और 10 साल में एनपीबी इतना ज्यादा, और वैसे 3 साल ही। लाइफ में आप ये भी घुसा दीजिए कि हम लोग बोल रहे हैं पे बैक पीरियड 3 साल से ज्यादा है, तो पे बैक पीरियड अगर 3 साल से ज्यादा है, थोड़ा ही तो ज्यादा, और पे बैक इज नॉट कंसिडरिंग सो मेनी मेथड्स, वी आर मेनली कंसर्न विथ एनपीबी। एनपीबी निकालने के लिए टर्मिनल फ्लो कहां से निकला, लाइफ कैसे आया, ये 10 साल क्यों ले रहे हैं, कुछ लॉजिक तो होना चाहिए ना। उन्होंने लिखा है कि 4th ईयर का जो कैश फ्लो है उसको इंटू 6 टाइम्स मान लिए, क्यों? नो लॉजिक बिहाइंड दिस। इफ वी डू लाइक दिस देन तो इन दैट केस कोई भी प्रोजेक्ट अच्छा बन जाएगा, कोई भी प्रोजेक्ट बढ़िया, सब में एनपीबी पॉजिटिव आएगा। हमें वो देखना है। सेंसिटिविटी एनालिसिस उन्होंने करने का बोला है, बट सेंसिटिविटी एनालिसिस का एक ड्रॉबैक है। Sensitivity analysis will consider one factor at a time. Other factors remain constant. Whereas we understand price, cost, quality, revenue, all are interrelated. So even though you do sensitivity analysis of some of the factors, then also we cannot come to conclusion that 100% we should be doing the project. So more detailed analysis about the outcome of the project, about the reasoning is required before deciding whether the project should be accepted or not. ऐसा भी बोल सकते हैं कि ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट शुरू में ही लगेगा, इन्वेस्टमेंट बीच बीच में भी लग सकता है। जैसे जैसे मार्केट में टेक्नोलॉजी में चेंजेस आएगा, हमें भी खर्चा करना होगा। सो मे बी द इन्वेस्टमेंट इज नॉट ओनली प्राइमरी और इनिशियल, इट विल बी फर्दर ऑल्सो। मतलब आप चीजों को जस्टिफाई करके इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का एनालिसिस करेंगे। आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, कैलकुलेशन किया हुआ है। डिस्काउंट रेट, कॉस्ट ऑफ डेट कैसे लेंगे? अगर नया प्रोजेक्ट हम डेट से फंड कर रहे हैं सपोज, तो भी तो शेयर होल्डर जो लोग हैं वो लोग ही लोन ले रहे हैं ना, कंपनी लोन ले रही है। शेयर होल्डर रिस्क इंक्रीजेस, गियरिंग इंक्रीजेस, दे वांट हायर रिटर्न। वी आर अंडरस्टैंडिंग दैट इन दिस बिजनेस द बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क बोथ आर डिफरेंट। हमारा बिजनेस अभी तक अलग है, ये नया चीज है, बिजनेस रिस्क अलग, कैपिटल स्ट्रक्चर अलग। हाउ कैन वी यूज द कॉस्ट ऑफ डेट और existing cost of capital for discounting the NPV? We need to use a different cost capital structure based on the risk. हम लोग को नया रेट यूज करना चाहिए, तब हम लोग बोल पाएंगे कि हमें प्रोजेक्ट करना है कि नहीं। यानी कि हर जगह एक नॉर्मल बात लिखनी है, थोड़ा सा भी ध्यान देंगे पॉइंट्स भर भर के आ जाएंगे। जब ये लिख लेंगे, एक अच्छा आंसर लिख लिए, एग्जाम में लिखने के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव रिटन गुड आंसर, दैट मीन्स आउट ऑफ 8 मार्क्स इंक्लूडिंग द 3 मार्क्स ऑफ 10, आई मीन टू से क्या 8 और 3 है ना, जो भी है यार। मान लीजिए 11-12 नंबर में आपको लगेगा हाँ मेरे को 6-7 नंबर 8 नंबर मिल जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा अप हो जाएगा। कि मान लीजिए 1 घंटा बीता है, 1 घंटा 10 मिनट बीता है, यार 20 मिनट बीता है, तो भी आपके पास 2 घंटा 40 मिनट बाकी है, और चलिए नंबर आना चालू तो हुआ। इट इज ऑलवेज एसेंशियल दैट वी स्टार्ट इन द एग्जाम विद द बेस्ट आंसर विच वी कैन राइट। मेरे को यहां पर बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि कोई बेस्ट है, सब एक ही जैसे है, सबको सोच सोच के अच्छा से बिल्टअप करके लिखा जा सकता है। तो वापस से अब इधर में आते हैं, मैं उसको और इलेबोरेट नहीं कर रहा हूं। TT4U Chief Executive Officer is concerned about the possibility that the major contracts will not be won or renewed and would like your views on what the main risks are for TT4U. Prepare briefing notes for the board which analyzes the main risk which threaten TT4U awarded new contracts and retaining current contracts. Professional marks आपको अलग से मिलेगा।
मेरे हिसाब से ये जो राइटअप है, माने इसके लिए जो लिखना है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन एन ओवरव्यू वाला में थोड़ा सा कुछ था, यहां पर थोड़ा था, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते एक बार, और थोड़ा सा सेकंड जो डायरेक्टर लोग डिस्कस कर रहे थे उसमें भी था, इसको भी थोड़ा सा ऐसे कर दी। यू सी, इस पे ऐसे दो खोल ली क्योंकि बोथ आर रिलेटेड, और फिर अपना आंसर खोल लिए। वर्ड प्रोसेसर आंसर को थोड़ा बड़ा रखिए बिकॉज उसी में हमें टाइप करना है, और दो विंडो ऊपर खुली हुई है। ऊपर तो मेरा ये सब भी खुला हुआ है जो कि आपके एग्जाम में खोलने देगा ही नहीं। यू कांट गो इन एनी अदर स्क्रीन, इट इज लॉक द स्क्रीन। सो आपके पास तो थोड़ा और ज्यादा बड़ा स्क्रीन मिलेगा, बट फिर भी ये मिला। अभी क्वेश्चन क्या है कि हम लोग एग्जिस्टिंग क्लाइंट को रिटेन कर नहीं पाएंगे, उनको लूज कर देंगे, और नए क्लाइंट हमें नहीं मिल पाएंगे। इसका स्ट्रैटेजिक रीजंस क्या है? प्रिपेयर ब्रीफिंग नोट्स फॉर द बोर्ड विच एनालाइजेस। वापिस से फॉर्मेट को ध्यान करिए। ब्रीफिंग नोट आपको लिखना नहीं है तो आप यहां पर पेस्ट डाल दीजिए। ब्रीफिंग नोट्स प्रिपेयर्ड बाय, कौन बनाया ब्रीफिंग नोट? प्रिपेयर्ड बाय सबटल। ठीक है, किसके लिए बनाया? प्रेजेंटेड टू किसको प्रेजेंट किया जा रहा है? ब्रीफिंग नोट्स बोर्ड मेंबर्स बोला है, और सब्जेक्ट क्या है ब्रीफिंग नोट का? उसको ऊपर से चाप दीजिए। कंसर्न्ड अबाउट द पॉसिबिलिटी दैट द मेजर कॉन्ट्रैक्ट्स मेन रिस्क which threaten T4U being awarded new contracts and retaining existing contracts। ये हमारा सब्जेक्ट है। जब आप थोड़ा बहुत कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो आपको यह भी दिख रहा है कि आप थोड़ा ज्यादा लिख पाओगे, बिकॉज आपको वही चीज अपने लैंग्वेज में बनाने का क्या जरूरत है? ऊपर दिया हुआ है ना, इट इज ऑलरेडी गिवन, यू जस्ट पुट इट। इंट्रोडक्शन फिर से चालू हो गए। इंट्रोडक्शन क्या है? वी आर डूइंग बिजनेस फॉर मोर देन 20 years in the same manner, so it may be possible that we are not able to create value addition for our clients। हम अपना क्लाइंट्स का वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे। So we will lose our existing clients and we may be facing difficulties in attracting new clients। यही तो बोल रहे हैं। The risk for this can be, the reason for this risk can be। क्या रिस्क बोले हम लोग? क्यों ऐसा हम लोग को लग रहा है कि हम लोग अपने बिजनेस में we will not be able to sustain our clients, we will not be able to acquire new clients? क्यों ऐसा लग रहा है? क्या प्रॉब्लम है हमारे में? क्या इश्यूज है? ओल्ड इट आईटी सिस्टम। ठीक है, चलिए लिखते हैं
ओल्ड आईटी सिस्टम, और कुछ इस पॉइंट को इलेबोरेट किया जाएगा, और कुछ और क्या पॉइंट बोले हम लोग? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, टीम मैनेजमेंट, जिस तरह से हम बिजनेस करते हैं, यू वांट टू से कॉरपोरेट गवर्नेंस, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ठीक है, आते हैं उसमें। हम लोग एक ब्रॉडर पॉइंट्स बना रहे हैं कि 4-5 पॉइंट जिसको हम इलेबोरेट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ये पॉइंट्स मेरा आपका दुनिया में 100 स्टूडेंट एग्जाम देंगे, सबका अलग है, तो हम मॉडल आंसर से एग्जैक्टली कैसे मिला सकते हैं कि वो एग्जैक्टली वही लिखा है क्या? यार वही सही है, हम गलत है, फिर तो यार एग्जाम नहीं दे सकते, फिर तो देन वी कांट गिव एग्जाम। अभी मान लीजिए हम इनको इलेबोरेट करते हैं। ओल्ड आईटी सिस्टम, क्या लिखें इसमें? व्हाट वी शुड से? If we want to elaborate old IT system is the reason that we may not be able to contain our clients, we will not be able to attract new clients. क्या प्रॉब्लम है इसमें? कैसे इस पॉइंट को बिल्टअप करें? और अगर मान लीजिए इस पॉइंट को मैं नहीं लिख पा रहा, आप इसको लिखिए, जिसको लिख सकते हैं उसको लिखना चालू करिए। आईटी में ये बोल सकते हैं, एनईडी लो, सिक्योरिटी लो, जरूर बोल सकते हैं भाई। हम लोग बोलते हैं कि आवर बिजनेस इन द पास्ट dependent upon efficiency and security of data of clients and ours। ये उन्होंने लिखा भी है यहां पर, जो यहां पर है सबसे फर्स्ट लाइन में, इनिशियली एडवाइज ऑन कंप्यूटर इफिशियंसी एंड सिक्योरिटी ऑफ डेटा। The company has explained to offer a range of services including technology support, data hosting, cloud computing, internet of things। ये सब चीजें डेवलपमेंट हुई है, तो थोड़ा फीलिंग आने लगा। अब आगे क्या लिखेंगे? आगे आप बोलेंगे कि nowadays the clients are not only concerned with these basic needs, they are still concerned with security, but they are concerned with internet of things। They want that we should be proactive in managing their business affairs, we should be advising them in regard to new software to be used in advance। जो प्रॉब्लम बोला था क्लाइंट लोग का, जो क्लाइंट लोग से फीडबैक हम लोग को मिला, तो हम लोग जो अपग्रेडेशन है वो उस लेवल पे नहीं कर पा रहे जो जिस लेवल पे हमें करना है, जिसके कारण जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट दे आर डिससेटिस्फाइड, दे आर गेटिंग द सेम टाइप ऑफ सर्विस, दे आर नॉट गेटिंग इंप्रूवमेंट। और नए क्लाइंट के लिए हमारे पास ऐसा कुछ है ही नहीं। नए क्लाइंट के लिए कॉम्पिटिटर आर एबल टू ऑफर बेटर सिस्टम। मान लीजिए हम लोग ये नहीं बिल्ट करवा रहे, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर लिखेंगे, टीम मैनेजमेंट लिखेंगे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस लिखेंगे। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में अगर आप बोलेंगे कि हमारे पास 5 ईडी है और 1 एनईडी है, चेयरमैन काउंट करते नहीं है, नॉर्मली यहां लिखना पड़ेगा कि अभी हम लोग के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जरूरत है भी नहीं। पहले तो हम लोग 2 साल पहले ही लिस्ट हुए हैं और स्मॉल लिस्टिंग है जिसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस उतना ज्यादा एप्लीकेबल होता नहीं है। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड हम लोग को क्लाइंट को सर्व करना है, गोइंग फॉरवर्ड बिजनेस को ग्रो करना है, गोइंग फॉरवर्ड हम लोग को
बड़े वाले मार्केट में लिस्ट करना है तो हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बढ़ाना होगा। और अगर हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस बढ़ाएंगे कि भाई जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो अलग अलग टीम को देखते हैं, लीड करते हैं, अगर उनको बेटर सपोर्ट मिले फ्रॉम अदर टीम मेंबर्स एंड उनका वर्क अगर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कंट्रोल करे, तो जो प्रॉब्लम्स आ रही है कि दूसरे क्लाइंट्स को सर्विस नहीं मिल रहा, वो कवर कर पाएंगे। मतलब केवल टेक्निकल लिखने से नहीं चलेगा कि एक ही है, उसको सिचुएशन से कोरिलेट करना पड़ेगा। अगर हम लोग बोलेंगे टीम मैनेजमेंट, हम लोग का टीम 3 ही लोग मैनेज कर रहे हैं, 3 अलग अलग टीम है, स्मॉल क्लाइंट, बिग क्लाइंट्स एंड पब्लिक सर्विस, और वो लोग एक दूसरा से इंटरमिंगल भी नहीं करते, एक दूसरा से रिव्यू शेयर नहीं करते, तो इन दैट केस किसी का फायदा दूसरे को नहीं मिलता, वेयर एज वी आर बिलोंगिंग टू वन ऑर्गेनाइजेशन। सो टीम का स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ मिलना होगा, स्टाफ को बोलना होगा यू विल सिट हियर, यू विल सिट देयर, यू विल कम टुगेदर, जिससे कि जो नॉलेज है वो शेयरिंग हो। शेयरिंग इज केयरिंग, केयरिंग इज ग्रोइंग, नो शेयरिंग नो ग्रोइंग। सो टीम मैनेजमेंट का हमारे यहां इश्यूज है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, हम 20 सालों से यू कैन से फंक्शनल स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं। भाई ये काम बिग क्लाइंट, ये काम स्मॉल क्लाइंट, ये काम इसका। होता क्या है कि मे बी देयर इज अ पर्सन हु इज सर्विंग बिग क्लाइंट्स, बट दैट पर्सन इज फ्री and he can serve government job, he can serve small clients also, and he is very knowledgeable, तो उसका यूज हम दूसरे टीम में लेते नहीं। तो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है? आप एक टीम को बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन आपको अलग से बॉस से भी इंफॉर्मेशन मिलेगा। सपोज आई एम वर्किंग अंडर एसडी टीम और एमडी टीम, बट आई विल बी गेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सीईओ ऑल्सो, एंड द एसडी एंड सीईओ विल बी connecting with each other so that they will be giving me one information. For matrix structure आपको dual responsibility मिलता है, लेकिन dual responsibility में confusion arise होता है कि आप इसकी बात माने कि इसकी माने, लेकिन dual responsibility से आप काम better कर सकते हैं। तो dual responsibility में सबसे जरूरी होता है coordination. Those who are giving you instructions, they should be coordinating with each other. तो going forward, we should be moving to a different organization structure where the coordination, cooperation, where the instructions given, where the skill resources can be used in a better way. जो scarce resources है उनको हम better way में use कर पाए। For that reason organization structure change करना होगा। मैं ऐसे ही feeling बोल रहा हूं, this is all my feeling, लेकिन जब आप देखते हैं शुरू में आंसर लिखने जाते हैं थोड़ा कम फीलिंग आता है, फिर थोड़ा लिखे, थोड़ा बोलने लगे, सोचने लगे, फीलिंग आते जाती है, और टाइम को कंट्रोल करते हुए आंसर लिखते जाना है। कोई फिक्स्ड सेंटेंस राइट अप थोड़ी ना है कि ये आंसर है। आप लोग सोचेंगे सर आप नंबर दिए, अभी लास्ट वाले में मैंने सबको बराबर बराबर नंबर दिए, खाली एक या दो जन आई विल से दैट गॉट 60 63, नहीं तो सब 56 60 के बीच में। उसमें प्रॉब्लम यह भी था कि बहुत लोग आंसर लिखे थे जब मैंने मॉडल आंसर शेयर कर दिया था उसके बाद, तो उसलिए सबका अच्छा हो गया। मे भी कोई देख के लिखा होएगा, अपना लैंग्वेज में लिखा, लेकिन अच्छा हो गया, खराब किसी का भी नहीं था। खाली आपने मान लीजिए पदम जी आपने पूरा आंसर लिखा नहीं इसलिए नंबर नहीं मिला, नहीं तो आपको भी मिलता। तो मेरा ऐसा बोलने का मतलब है कि आप एकदम टेंशन फ्री हो जाइए कि ये डिफिकल्ट एग्जाम है, ये एकदम, लेकिन इसका कोई भी क्वेश्चन का आंसर कहीं लिखा हुआ नहीं है। बात ये समझना है, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा ही आंसर सही है आपका गलत है। एक लॉजिक होना चाहिए, एक लय होना चाहिए आंसर लिखने में, रिक्वायरमेंट के अनुसार आंसर को कवर करना है, प्रॉपर फॉर्मेट ध्यान देना है कि रिपोर्ट है कि मेल है, क्या है, उसका हेडिंग देना है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो प्रोफेशनलिज्म। अब यहां पर इन्होंने प्रोफेशनलिज्म के लिए क्या बोला था? प्रोफेशनल स्किल मार्क्स आर अवेलेबल फॉर डिमॉन्स्ट्रेटिंग एंड एनालाइजिंग स्किल्स। मतलब आप कोई भी स्किल लिख रहे हैं और आप उसको एनालाइज कर पा रहे हैं कि ये रिस्क क्यों है कि हम क्लाइंट लूज करेंगे, नया क्लाइंट नहीं मिलेगा, आपको उसका प्रोफेशनल मार्क्स मिलेगा। प्रोफेशनल के लिए अलग से कुछ लिखना थोड़ी ना है, वो तो फ्री का नंबर है। जब आप मॉडल आंसर देखेंगे तो वो क्या लिखते हैं, आपने जो आंसर लिखा वो एज पर रिक्वायरमेंट है तो आपको प्रोफेशनल का 1 नंबर मिलेगा। अगर वो अच्छा से एक्सप्लेन किया गया है तो प्रोफेशनल का 2 नंबर मिलेगा, और अगर वो फैंटास्टिक वे में एक्सप्लेन किया गया है तो 3 नंबर मिलेगा। मतलब इफ यू आर राइटिंग द आंसर फॉर द रिक्वायरमेंट, प्रोफेशनल का 1 नंबर ऐसे भी मिल गया आपको। इफ यू हैव एक्सप्लेन द पॉइंट्स मोटा मोटी,
यू विल गेट 2 marks, 1 more marks फॉर प्रोफेशनलिज्म। और अगर आपने बहुत सुंदर से एक्सप्लेन किया है सारे पॉइंट्स को अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, प्रोफेशनलिज्म का 3 में 3, दैट इज रिटन बाय द एग्जामिनर। एग्जामिनर ने मार्किंग गाइडलाइंस में वो पॉइंट वैसे लिखे हैं जैसे सीमा में कर रहे थे कि इज द स्टूडेंट आंसर इज कमिंग इन लोअर रेंज, मीडियम रेंज, हायर रेंज। लोअर रेंज मतलब मार्क्स इज 1/3, मीडियम रेंज मतलब 1/3 to 2/3, एंड हायर रेंज मतलब ग्रेटर देन 2/3। वो 2/3 से भी ज्यादा चला गया। अलग अलग रेंज में मार्क्स है, जो अलग अलग रेंज में मार्क्स है वो रेंज के अंदर आपका 1 या 2 नंबर कम बेसी हो सकता है। गड़बड़ नहीं है, कहां गड़बड़ है? कोई भी क्वेश्चन, मान लो मैं दूसरा क्वेश्चन में जाता हूं, एक बार लास्ट वाला क्वेश्चन में आते हैं ऐसे ही। द चेयरमैन वांट्स द बोर्ड टू बी ब्रीफ्ड on aspects of corporate governance which need to change if the new Mayo board approach to client relationship is to be introduced successfully। अगर हम लोग ये चाहते हैं तो हम लोग को कॉर्पोरेट गवर्नेंस एस्पेक्ट्स को चेंज करना होगा। ये इंट्रोडक्शन दिया। प्रिपेयर ब्रीफिंग नोट्स which advises the board on the changes required to the membership of the board and the information supplied to the board to reflect T4U developing business needs and to make TT4U more responsive to the client's needs। Professional marks are available for demonstrating commercial acumen skills in identifying changes to membership of the board and information supplied which are realistic for TT4U and will generate better relationship with the clients। तो आप जो अभी पदम जी बोल रहे थे कि सर 5 है, 1 है, यहां वही लिखना है, लेकिन आपको सिचुएशन से और ज्यादा रिलेट करना होगा। क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग बोलते हैं कि अगर 5 ED है तो 5 NED होने चाहिए। नॉर्मली नॉन बैलेंसिंग नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या ED हमारे यहां सफिशियंट है? क्या इज द नंबर ऑफ ED सफिशियंट? डू वी सजेस्ट एनी मोर EDs? आपके पास कौन कौन सा ED आप सजेस्ट करोगे? कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ED होना चाहिए? क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको हम लोग प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पा रहे? फिनेंस डायरेक्टर तो है हमारे पास, वी हैव फॉर द फाइनेंस पर्पस फिनेंस डायरेक्टर। आईटी डायरेक्टर बिकॉज आईटी बिजनेस है, आईटी डायरेक्टर आईटी टीम अलग से होने से बेटर रहेगा। और कोई एचआर डायरेक्टर, ऑलरेडी 75 डायरेक्टर 75 लोग काम करते हैं और कोई एचआर पर्सन नहीं है। ट्रेनिंग, मोटिवेशन, सिलेक्शन, ये सब कैसे होएगा? जब बिजनेस ग्रो करेंगे तो कैसे होएगा? ऑलरेडी क्लाइंट्स लोग बोल रहे हैं कि दे आर नॉट सेटिस्फाइड, स्टाफ को मालूम नहीं है क्या सर्विस होता है, नहीं होता है, स्टाफ प्रोएक्टिव नहीं है, नए चीज लाएंगे, उनका डेवलपमेंट। सो फॉर दैट रीजन उसको भी लिखेंगे। तो हम लोग एचआर डायरेक्टर, आईटी डायरेक्टर, सर्विस डायरेक्टर। सर्विस डायरेक्टर तो है जो कि स्मॉल सर्विसेज के लिए है, तो आप सर्विस डायरेक्टर मींस कुछ और नाम देना होगा। क्लाइंट सर्विस डायरेक्टर है, डू यू वांट टू से दिस? क्लाइंट सर्विसिंग टीम, ऐसा। नहीं, ये लोग बोले हैं कि सर्विस डायरेक्टर जो हम लोग का है अभी, वो सर्विस डायरेक्टर यहां फर्स्ट वाला में जो ये लोग लिखे हैं सर्विस डायरेक्टर, वो लीड करता है स्मॉलर बिजनेसेस वाले क्लाइंट्स को। तो ये सर्विस डायरेक्टर जो है वो सर्विस डायरेक्टर इज बेसिकली लीडिंग और मैनेजिंग स्मॉल बिजनेसेस, मार्केटिंग डायरेक्टर बिग बिजनेसेस, आईटी डायरेक्टर इज फॉर व्हाट डू यू से पब्लिक सेक्टर। तो आपने आईटी अलग से डायरेक्टर बोला कि भाई ये जो पर्सन है इंफॉर्मेशन, ये इतना आईटी का पर्सन में भी हो या ना हो, लेकिन आईटी पूरे कंपनी के लिए मैनेज करने के लिए एक अलग से आईटी डिपार्टमेंट, आईटी डायरेक्टर। वैसे ही अगर आप सर्विस सारे क्लाइंट्स के लिए सर्विस, स्मॉल बिग लार्ज सबके लिए, जैसे कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट होता है ना कंपनी में, वैसे यू कैन से क्लाइंट सर्विस डिपार्टमेंट फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ क्लाइंट्स। ऐसा बोलना चाह रहे हैं आप? ठीक है,
हम लोग कुछ डायरेक्टर एडवाइस करेंगे और उसको दूसरा जो सिनेरियोज है उससे को रिलेट करके लिखेंगे। साथ में हम बोलेंगे कि नंबर ऑफ डायरेक्टर ऑलरेडी 5 है, 2 और बढ़ गए, 6 हो गए, 7 हो गए, तो इन दैट केस नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स बहुत कम हो गया। एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट पर्संस, they will check the work done by the executive directors. Ultimately our company is already small block में listed है और large block में जाने से तो और public आ जाएंगी, so we have a bigger corporate responsibility. तो जो executive directors है, whether they are taking right decisions, whether they are managing internal control and not, वो तो एक non executive director को check करना पड़ेगा ना। We should have a committee structure, ऑडिट कमेटी, रेम्यूनरेशन कमेटी, नॉमिनेशन कमेटी, कोई डायरेक्टर, नया डायरेक्टर कौन होएगा, उसका रिकमेंडेशन, उसका क्वालिफिकेशन, उसका एक्सपीरियंस, डायरेक्टर लोग का रेम्यूनरेशन क्या होएगा, नॉट लेस नॉट हाई, इसके लिए हम लोग को नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स चाहिए। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कोई बहुत पैसा भी नहीं लेते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जस्ट चार्ज मीटिंग फीस। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अगर हम लोग एक्स्ट्रा हायर करेंगे तो एक्स्ट्रा पैसा जोर का लगेगा, बिकॉज वी नीड टू पे देम adequately so that they will work in the organization for full time. तो आपको यह बताना है कि अगर हम लोगों को क्या हुआ इसको यार, हाँ, अगर हम लोगों को कॉर्पोरेट गवर्नेंस में चेंजेस लाना है तो एक तो चेंजेस लाना है कुछ डायरेक्टर का नया अपॉइंटमेंट, एनईडी का अपॉइंटमेंट, बैलेंसिंग करना। दूसरा, हम लोग को कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर जो स्टाफ लोग हमारे यहां डायरेक्टर्स के अंदर काम कर रहे हैं उनको मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में बदलना है कि दोज पर्संस, दोज हु आर वर्किंग एज अ मैनेजरियल लेवल और मे बी ऑपरेशनल लेवल, दे आर गेटिंग द करेक्ट इंफॉर्मेशन, दे आर मिंगलिंग विथ ईच अदर, दे आर कंसर्न विथ व्हाट द शेयर होल्डर्स रिक्वायर, व्हाट द स्टेक होल्डर्स रिक्वायर, बिकॉज रिस्क मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज नॉट वन मैन जॉब, इट्स एक्चुअली अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, टॉप मैनेजमेंट। बट फिर भी काम तो सभी का है ना, सभी को ध्यान देना होगा, सभी को इंप्रूवमेंट लाना होगा। तो आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में डायरेक्टर, नॉन डायरेक्टर, उनका, बिकॉज कॉर्पोरेट गवर्नेंस हम लोग पढ़े क्या, स्किल्स एक्सपर्टीज ऑफ डायरेक्टर्स, देन सीईओ चेयरमैन शुड बी डिफरेंट, देन बैलेंसिंग ऑफ डायरेक्टर्स, यही तो पॉइंट्स हम लोग पढ़े हैं। इन्हीं पॉइंट्स को इलेबोरेट करना, बट यूज करते हुए इस सिनेरियो के लिए। अगर नॉर्मली हम लोग एक्सपर्टीज वगैरह, हमारे पास कोई एक्सपर्टीज कोई के पास नहीं है जो एचआर से रिलेटेड हो। आईटी डायरेक्टर फाउंडर है, मे बी उसके पास एक्सपर्टीज हो, बट टाइम नहीं है कि वो क्लाइंट के साथ, क्लाइंट को मैनेज करने के साथ, टीम को मैनेज करने के साथ ये काम करे। इसलिए हम लोगों को ये दो टाइप का नया डायरेक्टर मान लीजिए चाहिए, और साथ में एनईडी होना जरूरी है, बिकॉज इतना बड़ा कंपनी बन जाएगा, इतने शेयर होल्डर्स है, इतने स्टेक होल्डर्स है, तो वो लोग सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, मे बी अनइंटेंशनली, तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंडिपेंडेंट पर्सन चाहिए। वो चीज को लिखकर बोलना होगा, तभी आपको नंबर मिलेगा। अगर पूरा टेक्निकल हो जाएंगे, सीईओ चेयरमैन डिफरेंट एंड दिस नंबर्स, तो एग्जाम में बिकॉज लिखा है फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग कॉमर्शियल एक्यूमेन। कॉमर्शियल एक्यूमेन मतलब इस बिजनेस के लिए क्या कॉर्पोरेट गवर्नेंस जरूरी है, यहां पर क्या लागू होता है। डेमोन्स्ट्रेट द मेंबरशिप ऑफ बोर्ड एंड इंफॉर्मेशन सप्लाइड विच आर प्लास्टिक। यहां पर ये जो क्वेश्चन है, इसका यूसेज आपका पूरा का पूरा राइटअप सारे एग्जिबिट से, बिकॉज कहीं पर शेयर होल्डर सेटिस्फाइड, क्लाइंट सेटिस्फाइड नहीं है, कहीं पर स्टाफ सेटिस्फाइड नहीं है, कहीं पर कोई क्लाइंट मैक्स का केस आ रहा है, सबको मिला जुला कर क्वेश्चन का आंसर बनाना है, ऑब्वियसली टाइम कंट्रोल करते हुए और कॉर्पोरेट गवर्नेंस को ध्यान में रखते हुए। बट जब आप एक्सप्लेनेशन दोगे तो आपको सारा, दिस कैन नॉट बी को रिलेटेड टू वन पर्टिकुलर एग्जिबिट, दिस इज रिलेटेड टू ऑल द एग्जिबिट्स, बिकॉज कॉर्पोरेट गवर्नेंस ठीक नहीं है, इसीलिए तो सारी प्रॉब्लम्स आ रही है ना। क्लाइंट डिससेटिस्फाइड है, स्टाफ प्रॉपरली मैनेज नहीं है, एग्जिस्टिंग क्लाइंट बिजनेस छोड़ रहे हैं, नए क्लाइंट नहीं आ पा रहे हैं, कॉम्पिटिटिवनेस लूज कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमारे यहां नहीं है। मिला बोडा वाला क्वेश्चन डिस्कस करना सर, ठीक है, उसको डिस्कस कर लेते हैं यार। मैं तो ऐसे ही इधर उधर जा रहा हूं, मैं तो ऐसे ही जानबूझ के सोच रहा हूं कहां जाएं नहीं जाएं। एक सेकेंड, बी नंबर नहीं, बी तो ये 1 का ही है ना,
टास्क 2, तो टास्क 2 के अंदर द असिस्टेंट टू द फाइनेंस डायरेक्टर हैज प्रिपेयर्ड अ समरी ऑफ द इन्वेस्टमेंट अप्रेजल of the planned development of TT4U cloud-based service. The chief executive officer, ये तो हम लोग बात कर लिए ना यार, टास्क 2 में ये बात हम लोग की है. Prepare briefing notes for the next board meeting which recommend how e-marketing can be used to attract and retain clients for T4Us. Task 3 में prepare an email for executive which advises her on the responsibility and activities involved in preparing and implementing the transformation of TT4U effectively. For chief executive officer which advises her on responsibilities and activities involved in preparing and implementing the transformation. इसी में मिला बोडा लिखना है. Prepare a letter to all employees which will be signed by the chief executive with the benefits of implementing the new and its employees and the main changes to team structure and behavior below board level. Professional marks are available. ये तीसरा था. मेरे को आपका क्वेश्चन यही वाला लग रहा है, बट फिर भी और भी ऊपर देख लेता हूं. नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, हाउ ई मार्केटिंग. Advises on the actions T4U can take to ensure that the controls on confidentiality of data security discuss the risk and ethical issues. ये तो वो जो क्लाइंट से रिलेटेड है, यानी कि यही वाला क्वेश्चन है जो आपसे रिलेटेड है. आप यही बोलना चाह रहे हो ना. ए नंबर क्या लगता है सर? Oh, he is not there. Let him come. 1 second. Just 1 second, let him join. On the responsibilities and activities involved in preparing and implementing the transformation of TT4U effectively. Prepare an email for the chief executive officer. आ गए वो. Let's discuss. Prepare an email for the chief executive officer who advises her on the responsibility and activities involved in preparing and implementing the transformation of TT4U effectively. Question ये है कि the CEO will be following the lead role in transforming everything in the company. Why the transformation required? Which Padam is saying, or the case study is saying relating to Mila Boda aspect. मैं बोल रहा था पदम जी, जो क्वेश्चन मिला बोडा से रिलेटेड है वो यही लग रहा है मेरे को, बिकॉज यहां पर है बेनिफिट्स ऑफ इंप्लीमेंटिंग न्यू मिला बोडा. ये भी दोनों ही है इससे. प्रिपेयर अ लेटर टू द एम्प्लॉइज विच विल बी साइंड बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एक्सप्लेनिंग द बेनिफिट्स ऑफ इंप्लीमेंटिंग द न्यू मिला बोडा अप्रोच एंड इट्स एम्प्लॉइज and the main
no problem. And the main changes to the team structure and behavior below board level which the new Mila Boda board will require. और यहां पर भी थोड़ा बहुत मिला बोडा लिखना पड़ेगा. Prepare an email for the chief executive officer which advises her on the responsibilities and activities involved in preparing and implementing the transformation of TT4U effectively. ये दोनों में ही आपको मिला बोडा का चीज लिखना है. लेकिन पहली बात यह आती है, फर्स्ट थिंग हियर, Mila Boda was the third one, I think. No. Mila Boda was the fourth one. पहली बात, ये जो मिला बोडा के लिए लिखा गया है, हम इसको ऐसे कुछ यूज नहीं करने वाले हैं. वी आर नॉट गोइंग टू, इट इज जस्ट एब्रीजी शॉर्ट फॉर्म ऑफ सम स्टेप्स. Some steps are thinking about client, thinking about requirement of client, engage clients to solve the issues of the clients, and think beyond boundary to solve the issues of the client. Always deal ethically and maintaining tight security of the client's data and everything. मिला बोडा ये है. मेरे को अगर इसको exactly कोई लैंग्वेज यूज करना है, बात अलग है. अदरवाइज ये जनरल वर्ड्स में, एब्रीविएशन में कोई चीज लिखा हुआ है जिसको मिला बोडा या कुछ बोलते होंगे, और वो लोग बोल रहे हैं हमको अपने ऑर्गेनाइजेशन में ये लगाना है. अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में ये लगाना होगा. लेकिन इसका बैकग्राउंड कहां से आ रहा है? जो 20 ईयर से हम बिजनेस कर रहे हैं, जो हमारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑलरेडी है, जो हमने कस्टमर लोगों से, क्लाइंट से फीडबैक लिया है, जो एक पर्टिकुलर एथिकल इश्यू हम फेस कर रहे हैं, कोई जन पैसे मांग रहा है, इसका स्टोरी वहीं से जनरेट हो रहा है कि हम क्लाइंट लूज कर रहे हैं. ये सब स्टोरी उससे रिलेटेड है. तो हम लोग जब आंसर लिखेंगे मिला बोडा के बारे में, इन बातों को ध्यान रखते हुए वी विल बी राइटिंग द आंसर्स कंसिडरिंग ऑल दोज एस्पेक्ट्स. कि प्रिपेयर एन ईमेल की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ये जो सबको चेंजेस लाना है, इसको कैसे इंप्लीमेंट करेगा. तो चेंज, परिवर्तन को इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है. सपोज वी आर हैविंग आवर क्लासेस ऑन मंडे वेडनेसडे मॉर्निंग. नॉर्मली अगर मैं कोई दूसरा दिन करूंगा, जनरली प्रॉब्लम्स आएंगे. जनरली, इवन तो कोई इशू नहीं होना चाहिए, बट फिर भी आती. ह्यूमन बींग्स का हैबिट है, वी डोंट वांट टू चेंज. तो चेंज, परिवर्तन लाने के लिए शाहरुख खान बनना पड़ेगा. अमिताभ बच्चन से के जैसे परिवर्तन रोकते रहेंगे मोहब्बतें वाला, तो होएगा नहीं. तो परिवर्तन लाने के लिए आपको पहले जो परिवर्तन के खिलाफ हैं समझना होगा वो क्यों है, कौन कौन खिलाफ है. नॉट रिटन एनीवेयर. मे बी सो मेनी स्टाफ आर वर्किंग. 75 में डायरेक्टर लोग को छोड़ देते हैं, तो बहुत सारे स्टाफ ऐसे होंगे डोंट वांट टू चेंज, वांट टू वर्क इन द सेम मैनर, वांट टू वर्क इन द सेम टीम. या डायरेक्टर लोगों में भी सीईओ के अलावा जो फाउंडिंग मेंबर्स है, एफडी है, और लोग हैं, या कोई दूसरे को हायर करेंगे, वो चेंज नहीं होना चाहते. हम लोग को उनको पहले कन्विंस करना पड़ेगा ये जरूरी क्यों है. हमें उनको समझाना पड़ेगा. आज इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ लोग को छोड़ा जा रहा है, वेदर इट्स फेसबुक, वेदर इट्स ट्विटर, वेदर इट्स जेनपैक, वेदर इट्स एनी ऑर्गेनाइजेशन, सिस्को, आप भी न्यूज सुन रहे होंगे. नॉर्मली इस स्टाफ को छोड़ना या नया रखना या चेंजेस लाना इज नॉट सिंपल. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग. देयर आर ऑलवेज टू साइड्स ऑफ अ क्वाइन, गुड थिंग, बैड थिंग. बट वाई दे आर लीविंग? इफ दे आर नॉट लीविंग, इफ दे विल नॉट लीव, दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव. मे बी दैट इज द क्वेश्चन. मैंने किसी के बारे में इतना डिटेल स्टडी नहीं किया है, लेकिन हर दिन ये इतना को छोड़ रहा है, ये इतना को छोड़ रहा है. इट्स नॉट इंडिया, बिकॉज द ग्लोबल रिसेशन, यूके, यूएस, यूरोपियन कंट्रीज, रिसेशन वहां है. लेकिन वहां पर अगर जो छोड़ने वाले लोग इंडियंस भी है, तो उनका भी प्रॉब्लम हो रहा है. क्वेश्चन ये आ रहा है कि जब आप कोई नया चीज चेंज करना चाहते हैं, सिस्टम लाना चाहते हैं, लोग मानेंगे नहीं. आपको उनको पुराना सिस्टम का ड्रॉबैक्स, कि पुराने सिस्टम से क्लाइंट कैसे लूज हो रहे हैं, कॉम्पिटिटिवनेस कैसे लूज हो रहा है, नया सिस्टम से कैसे फायदा होएगा, आपको ये उनको समझाना होगा. समझाने के बाद उनका अप्रूवल लेना होगा. समझाने के बाद आपको डिसाइड करना होगा कि नया सिस्टम को इंप्लीमेंट कैसे करें, नया सिस्टम के लिए किसको इन्वॉल्व करें, कैसे ट्रेनिंग दें, क्या करें, कितने टाइम में होएगा, कोई प्रोजेक्ट टीम बनाए क्या इंप्लीमेंट करने के लिए, जिससे कि रिसोर्सेस एलोकेशन टाइम पे हो पाए. इंप्लीमेंटेशन पे ध्यान देना होगा. ड्यूरिंग इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल करना होगा
कि द वे इट शुड बी डन इन दैट डायरेक्शन ओनली। अगर आप लीडर है तो लीडर का काम है, बिकॉज सीईओ इज गोइंग टू लीड द टीम टू ब्रिंग द ट्रांसफॉर्मेशन। तो सीईओ लीडिंग करने के लिए करेगा क्या? इट इज अ लीडरशिप क्वेश्चन। आपको ऑफिस में कोई काम दिया गया और आप वो काम 10 लोगों से 50 लोगों से करवाओगे, एंड यू विल बिहेविंग लाइक अ लीडर। आप कैसे करवाओगे, क्या करोगे? सीईओ को आपको बताना है, लेटर देना है कि यू हैव बीन गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू implement this transformation. For that you need to take the following steps. You need to consider following things. First of all, explaining the importance of change, explaining the reasons for change. दूसरा point, convincing the staff or members, those who are not interested in the change. तीसरा point, implementing the change. चौथा point, controlling the implementation process. और उनको इलैबोरेट करना है। अगर हम लोग ये बोलें कि मैं इसमें मिला बोडा नहीं लिख रहा, बिकॉज मिला बोडा ही तो लिख रहे हैं, क्यों चेंज करना है? बिकॉज स्टाफ के साथ एंगेजमेंट, आप बीच में लिखने के टाइम पे वो सब चीजों को, वर्ड को यूज करेंगे। स्टाफ का माने क्लाइंट का रिक्वायरमेंट क्या है, क्लाइंट के स्टाफ के साथ एंगेजमेंट, क्लाइंट के ऑर्गेनाइजेशन के साथ एंगेजमेंट, उनका क्या नया बिजनेस आ रहा है, क्या जब तक वो समझेंगे नहीं, हम उनको सॉल्यूशन कैसे देंगे? If I don't understand the client business, how I can give them the solution? आपको उनको मिला बोडा को यूज करके ही लिखना है। जब आप लिखेंगे prepare a letter to all employees which will be signed by the chief executive officer explaining the benefit of implementing the new Mila Boda and its employees and the main changes to team structure and behavior below board level which new method। यहां पर भी मिला बोडा लिखना है, लेकिन लिखना क्या है? आप मतलब सीईओ साइन करके लेटर सारे स्टाफ लोगों को देगा, वो लेटर आपको बनाकर देना है। एज अ कंसल्टेंट वो लेटर, यानी कि आप वो लेटर लिख रहे हैं, लेकिन आपको लिखते समय क्या सोचना है? सीईओ लेटर लिखकर दे रहा है सबको, यानी कि आपका राइटअप होना चाहिए सीईओ का लैंग्वेज। लेटर टू द टीम फ्रॉम द सीईओ रिलेटिंग टू इंप्लीमेंटेशन ऑफ, क्या बोल रहे हैं वो लोग? इंप्लीमेंटेशन ऑफ न्यू मियो बोर्ड अप्रोच। तो सबसे पहले आपको लेटर में क्या लिखना है? यू ऑल मस्ट बी डूइंग वेल, वी आर वर्किंग टुगेदर फॉर सो मेनी ईयर्स, वी आर इन द चैलेंजिंग टाइम ड्यूरिंग, बिकॉज कोई भी जन, अगर आप 50 लोगों को, 100 लोग को या सारे टीम को बोल रहे हैं, शुरू से ही मोटिवेशन चालू हो जाना चाहिए। बिकॉज अगर मोटिवेशन नहीं होगा, कोई आपकी बात नहीं सुनने वाला है। You are the most important asset for our organization, but we are going through a challenging situation. आप लिख रहे हैं एज अ कंसल्टेंट, लेकिन लिख रहा है सीईओ। सीईओ को उसमें जो चेंज करना है वो कर लेगा, लेकिन आपको तो लेटर ये सोच के लिखना है ना कि सीईओ ये लेटर इंप्लॉय लोग को दे रहा है। तो आप पहला पैराग्राफ में ये डालेंगे, चैलेंजिंग सिचुएशन। फिर आप बोलेंगे कि हम लोगों के बिजनेस में हम लोग ऐसा देख रहे हैं कि क्लाइंट लोग लूज कर रहे हैं, क्लाइंट सेटिस्फाइड नहीं है। हमने जो सर्वे कंडक्ट किया, उस सर्वे का रिजल्ट आया है कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स में हम लोग क्लाइंट्स को अच्छी सर्विस नहीं दे पा रहे। सम ऑफ द क्लाइंट्स आर सेटिस्फाइड, दे आर प्रेजिंग सम ऑफ द स्टाफ, but there is a disparity between the staff knowledge relating to our services, relating to our product, and it is high time, if we want to sustain, we need to achieve this in due course of time। फिर आप तीसरे पैराग्राफ में गए। तीसरे पैराग्राफ में आप बोले इसको हम लोग कैसे करेंगे। हर स्टाफ को ट्रेनिंग दिया जाएगा, जितने भी हमारे पास लोग हैं उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। ट्रेनिंग रिलेटिंग टू न्यू इंटरनेट ऑफ थिंग्स, training relating to implementation of software, training relating to understanding the client's business, training relating to proactive in solving the client's issues, वो ट्रेनिंग दिया जाएगा। वो ट्रेनिंग एक सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन या किसी से दिया जाएगा। वो ट्रेनिंग आपको करने के लिए ऑफिस के अलावा अलग टाइम मिलेगा, आपको ब्रेक दिया जाएगा वो ट्रेनिंग करने के लिए। वो ट्रेनिंग के बेसिस पे आपका इवैल्यूएशन होगा और वो ट्रेनिंग के बेसिस पे आप लोग एक दूसरे से हेल्प करेंगे। आप एक दूसरे को वो ट्रेनिंग के बेसिस पे गाइड करेंगे, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करेंगे। बिकॉज अभी हमारे यहां कोऑर्डिनेशन टीम में बहुत कम है। हम एक ही टीम को बिलोंग करते हैं, उसी में ध्यान देते हैं, एक ही जगह देखते हैं, तो हमें सारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मालूम नहीं रहता है। हम क्लाइंट को बेटर सर्विस दे सकते हैं, हम कर नहीं पाते।
ये ट्रेनिंग से हम अलग अलग टीम में इन्वॉल्व होंगे, हम अलग अलग टीम को रिप्रेजेंट करेंगे, हम कोऑर्डिनेशन ज्यादा करेंगे, ये होगा। इससे आपका फायदा होगा कि आपको काम करने में मजा आएगा। यू विल बी गेटिंग मोर इंसेंटिव, आवर रेवेन्यू विल इंक्रीज, यू विल बी गेटिंग पाई ऑफ दैट। और अगर आप मान लीजिए जॉब वगैरह चेंज भी करते हैं, यू विल बिकम अ बेटर पर्सन, बेटर नॉलेजेबल पर्सन। ये ट्रेनिंग से हम लोग का बिजनेस सस्टेन हो पाएगा, ये चेंजेस से हम लोग क्लाइंट को बेटर सर्विस दे पाएंगे, ये ट्रेनिंग से हम लोग नए क्लाइंट को एब्जॉर्ब, नए क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर पाएंगे, ये ट्रेनिंग से हम शेयर होल्डर को सेटिस्फाई कर पाएंगे, ये ट्रेनिंग से हम फंड रेज कर पाएंगे, ये ट्रेनिंग से हम अपना बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे। मिला बोडा लिखना मतलब मिला बोडा का फीलिंग को यहां उतारना। बिकॉज मिला बोडा बोल रहा क्या है, आपका क्लाइंट के लिए एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए, एक मिशन विजन होना चाहिए, क्लाइंट के साथ एंगेजमेंट बेटर होना चाहिए, क्लाइंट का सॉल्यूशन लाने के लिए क्लाइंट का प्रॉब्लम को समझना है, बाउंड्री लेस काम करना है, एथिकल होना है। मिला बोडा तो ये बोल रहे हैं ना, लेकिन उसको थोड़ी ना उतारना है, उसको इस गर्त से मिलाना है कि भाई इंप्लॉई लोग, मैनेजमेंट लोग, सारे लोग उस चीज को कैसे माने जिससे कि हम अपना बिजनेस को यू कैन से सस्टेन कर पाए, ग्रो कर पाए। और सारे स्टेक होल्डर, नॉट ओनली इंप्लॉई, वेदर इट्स इंप्लॉई, वेदर इट्स डायरेक्टर्स, वेदर इट्स कस्टमर्स, वेदर इट्स क्लाइंट्स, वेदर इट्स आवर शेयर होल्डर, एग्जिस्टिंग, न्यू शेयर होल्डर, पोटेंशियल, सबको हम सेटिस्फाई कर पाए। इसीलिए तो हम चेंज कर रहे हैं ना, वो लिखना है आपको। मतलब जब तक ये सोचेंगे कि ये क्वेश्चन का आंसर है, अच्छा नहीं बनेगा। जब ये सोचेंगे ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है, मैं सच में कंसल्टेंसी फर्म में काम कर रहा हूं और सच में मेरे पास ये TT4U क्लाइंट है और ये क्लाइंट का बहुत सारा इश्यूज है और मेरे को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है क्लाइंट्स का, तब तक आंसर अच्छा नहीं बनेगा, तब तक। और उसमें एक टेंशन और आ जाता है, एग्जाम में पास होंगे कि नहीं, क्या लिखें, बिकॉज दिमाग में खाली बैकग्राउंड में यही चल रहा है ना कि फेल हो जाएंगे, क्या होएगा, क्या होएगा यार, फिर एग्जाम दे लेंगे। मैंने एक दिन बोला था, फिर बोल रहा हूं, इतना टेंशन दिमाग में मत लीजिए कि फेल होंगे तो क्या होगा। मैं टेंशन लूंगा स्टूडेंट नहीं आएगा तो क्या होएगा यार, कैसे फिर कैसे जिएंगे, क्यों नहीं आएगा स्टूडेंट, क्या प्रॉब्लम है, क्या सर्विस नहीं दे रहे, क्या नहीं पढ़ा रहे, क्या पेपर्स नहीं सॉल्व कर रहे। फिर भी हो सकता है कि 5% तो मेरे हाथ में नहीं है ना, नहीं आएगा, नहीं आएगा, देखा जाएगा क्या होगा और क्या होएगा यार। बिकॉज वी कैन नॉट बिकम गॉड। तो अगर परिणाम के बारे में बहुत ज्यादा सोचेंगे, रिजल्ट के बारे में, तो काम नहीं कर पाएंगे ना। अभी का सोचना है, मेरे को अच्छा करना है, बस अभी जो करना है वो कर रहे हैं, अपने आप अच्छा होएगा। फेल पास सब पार्ट एंड पार्सल है। कोई अगर एग्जाम में फेल हुआ भी मान लीजिए, तो क्या जिंदगी खत्म हो गई क्या, कोई प्रॉब्लम क्या है यार, फिर एग्जाम दे लेंगे, क्या इश्यू है। थोड़ा सा हल्का करना है, तो जिससे प्रैक्टिकल सोचने का माने बुद्धि बढ़ेगा। नहीं कि इतना प्रेशर में क्या होता है कि सोचने का जो क्षमता है वो भी कम हो जा रहा है, बात ये। और अगर कोई भी आंसर को कोई 5000 लोग भी लिखें, सबका आंसर अलग रहेगा, एक जन का आंसर दूसरे से नहीं मिलेगा। नाइदर पॉइंट्स, नाइदर कॉमा, फुल स्टॉप, सेंटेंस, एनीथिंग, बिकॉज इट इज नॉट टेक्निकल एग्जाम, it is open-ended practical solutions for problems, that is the exam. तो इसलिए टेंशन मत लीजिए दोनों लोग, या कोई भी जन जो रिकॉर्डिंग करेगा, टेंशन मत लीजिए यार, टेंशन को थोड़ा छोड़िए। मेरे को भी टेंशन होता है, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, कि फैमिली को सर्व करना है, ये है वो। कितना दिमाग दुखने लगेगा यार, कि मान लीजिए कोई मदर को प्रॉब्लम है, उनको हॉस्पिटल है, लाना है, कितने सारे काम है। टेंशन नहीं लेना है, काम टेंशन लेकर प्रैक्टिकली ऑपरेट करना है। जो जिस समय हो रहा है उसको अच्छे से करना है। अभी पढ़ा रहे हैं तो अच्छे से पढ़ाए भाई, फिर बाद में फैमिली को देखना है, उसको देख लेंगे, ठीक है। मेरा ऐसा मानना है, आप लोगों को जहां कहीं भी जो भी प्रॉब्लम है, आप वो सब प्रॉब्लम निकाल कर रखिए कि ये ऐसा है, ये ऐसा क्वेश्चन है, मैंने ऐसा आंसर लिखा है, या कोई चीज टेक्निकल है, इस चीज को डिस्कस फिर कर लेते हैं, वैसा कर लेंगे। या नहीं करना है तो एक और दूसरा मॉक पेपर खोल लेंगे क्लास में, उसको सॉल्व कर लेंगे। आपको कोई पर्टिकुलर मॉक पेपर क्लास में कराना है, डिस्कस करना है, आप पहले से बता दीजिए, मैं उसको थोड़ा पढ़ के रख लूंगा। नहीं ये मालूम है, कोई बात नहीं, हम लोग क्लास में कोई भी खोल के बैठ जाएंगे, कोई भी डिस्कशन करने लग जाएंगे।
अभी हम लोग मॉक टेस्ट नहीं ले रहे हैं, अभी आप अपने आप से 4 घंटा में 2 मॉक टेस्ट दीजिए, मैं बाद में लूंगा नेक्स्ट वीक, बिकॉज टाइम है अभी हम लोग के पास। अभी हम लोग ऐसे ही या तो आपका डाउट्स या कोई मॉक पेपर क्लास में करेंगे। ओके, नॉट डिफिकल्ट, बिलीव मी। टेंशन से डिफिकल्टी आती है, इट इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज वेरी सिंपल, अगर आप प्रैक्टिकल बन जाएं। ओके, नेक्स्ट क्लास मंडे सर, मंडे सर, यस सर। आइदर एनीबडीज डाउट्स, या अगर कोई डाउट नहीं है तो ऐसे ही कोई ना कोई मॉक पेपर खोल के बैठ जाएंगे, और क्या क्या करेंगे। इसमें भी आपको कुछ पूछना हो तो नेक्स्ट दिन पूछेंगे, क्या प्रॉब्लम है यार। एनीथिंग एनीबडी वांट टू आस्क, वी विल डिस्कस, क्यों नहीं करेंगे। जो मैंने लिखा था वो मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया है और मैं यहां पर पेस्ट कर दे रहा हूं। जो भी शॉर्ट में मैंने लिखा है, ऐसे तो रिकॉर्डिंग ही करना सबसे उचित होएगा। आई हैव रिटन, ओके okay, so thank you to both of you and others. Do the recording so that you can understand how to manage questions, and it is very simple, believe me. Difficult paper AFM, APM, advanced auditing and advanced taxation, bas